वेस्ट बंगाल का सिटी ऑफ ब्यूटी कुछ बिहार, भारत का आखिरी शहर जयगांव, भूटान का पहला शहर फुनचुलिंग, नॉर्थ बंगाल का खूबसूरत सा जगह डुअर्स और नेपाल का बहुत खूबसूरत सा जगह कन्या। क्या ये सारे जगह सिर्फ 5 दिन में ट्रेवल करके कंप्लीट किया जा सकता है? इसी सवाल के साथ मैंने ये वाला वीडियो सीरीज शुरू किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि एक के बाद एक कैसे हम लोगों ने ये वाला सीरीज कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये वाला सीरीज पूरा कंप्लीट करने में हम लोग को कितना खर्चा लगा था, और अगर आप लोग वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को भी कितना खर्चा वहां पे लग सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल रहेगा ये वाले वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वरना कोई ना कोई पॉइंट मिस हो सकता है, तब समझने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अभी देरी ना करते हुए चलिए सीधे आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो में। चाहे नॉर्थ बंगाल हो या फिर दूसरा किसी जगह पे अगर आप लोग घूमने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ रहता है वहाँ पे पहुँचने के लिए बस फ्लाइट या ट्रेन के टिकट का इंतजाम करना। मैं यहाँ पे नॉर्थ बंगाल सीरीज़ के बारे में ही बताऊंगा। हम लोग को न्यू कुछ बिहार के उधर में जाना था, तो मैंने दोस्त से कहा था टिकट काटने के लिए, लेकिन उसको दोपहर का टिकट मिल नहीं रहा था, रात का ही टिकट काटना पड़ा था। दोपहर का टिकट काटते तो हम लोग अगले दिन सुबह जाके पहुँचते, और रात के टिकट काटने की वजह से हम लोग अगले दिन दोपहर को जाके पहुँचे थे न्यू कुछ बिहार रेलवे स्टेशन के वहाँ पे। सियालदह हावड़ा से कुछ ट्रेन है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। खैर ऐसे ही चलते चलते अगले दिन दोपहर को जाके हम लोग पहुँचते हैं न्यू कुछ बिहार रेलवे स्टेशन के वहाँ पे, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से होते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ के यहाँ पे 8 जैसा गेट बना है, उससे थोड़ा बाहर की तरफ निकलते ही बहुत सारे लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये लोग शेयर गाड़ी वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों के पाले में तो नहीं पड़ना है, वरना खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ से ही थोड़ा आगे बढ़ के सामने यहाँ पे शेयर टोटो स्टैंड है, वही से 20 रुपया भाड़ा देके हम लोग जाके पहुँच जाते हैं कुछ बिहार राजबाड़ी के वहाँ पे, और ये है वहाँ का टिकट काउंटर। और अभी पीछे की तरफ से अभी आप लोग ये जो गेट देख पा रहे होंगे, उसी गेट से हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आए थे। ये वाला छोटा गेट है, मेन गेट उसके पास के तरफ में है, लेकिन वहाँ से एंट्री मना है, और उसी से सामने की तरफ बढ़ के हम लोग चले गए थे ये हिस्ट्री से भरा हुआ खूबसूरत सा कुछ बिहार राजबाड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। और अंदर एक म्यूजियम जैसा भी बना हुआ है, और इस राजबाड़ी के सामने दोनों तरफ में ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड है, झील है, बहुत खूबसूरत था ये वाला एरिया। और इसको एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से बाहर में एक टोटो रिजर्व करके हम लोग जस्ट निकले थे कि जस्ट 1-2 मिनट हुए थे कि यहाँ पे सागर दिघी नाम का ये खूबसूरत सा झील हम लोग को दिख जाता है। इस एरिया के आसपास के लोगों के लिए ये जगह तो बहुत खास है, वो लोग आके अपना जो स्पेशल टाइम है यहाँ पे स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। और इसके आसपास में बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग वगैरह भी है, इसलिए ये जगह और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और वहाँ से थोड़ी देर बाद जाके हम लोग पहुँच जाते हैं मदन मोहन मंदिर में। ये तो मंदिर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस दिन बहुत धूप था, इसलिए खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था, दोपहर का टाइम भी था। लेकिन ये ऐसा एक मंदिर है जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है, जहाँ एक ही जगह पे माँ काली का भी पूजा किया जाता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे मदन मोहन मतलब श्री कृष्ण के भी एक रूप को वहाँ पे पूजा जाता है। देखिए ये वाला है वो मूर्ति। फिर वहाँ से निकल के कुछ देर बाद हम लोग जाके पहुँच जाते हैं कुछ बिहार का सबसे फेमस दुर्गा मंदिर के वहाँ पे, जहाँ पे माँ दुर्गा को बोरो देवी के नाम से पूजा जाते हैं। और यहाँ का जो ये मंदिर है करीब 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस जगह को भी एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जाके पहुँच जाते हैं श्री श्री मधुपुर छात्रा नाम के इस मंदिर के वहाँ पे। ये कुछ बिहार के एक बहुत दूर दराज के इलाके में स्थित है। और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ के आसपास के दुकानदार पूछ रहे थे आप लोग कहाँ से आए, आसाम से आए हैं कि नहीं। हम लोग कहते नहीं हम लोग कोलकाता से आए। तो ये सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने दूर दराज के एरिया में कोलकाता वगैरह से लोग ज़्यादा जाते नहीं है। और इस मंदिर में मेनली आसामीज इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, आसाम गवर्नमेंट से भी यहाँ पे ज़्यादा फंडिंग भी आता है। और उसी के पास में श्री शंकरादेवा जी का भी एक बहुत खूबसूरत सा और बड़ा सा मूर्ति यहाँ पे बना हुआ था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में आके वो यहाँ पे कई सारे दिन व्यतीत किए थे। और इसी के पास से ये मंदिर कॉम्प्लेक्स का पूरा सराउंडिंग का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा था। हालांकि उस दिन तो दुर्गा पूजा था, इसलिए खाली खाली सा ही था, हम लोग को छोड़ के ज़्यादा कोई आदमी वहाँ पे गया ही नहीं था उस दिन। और यहाँ पे इसके पास में रहने के लिए कई सारे जगह भी था। और ये इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के इस मंदिर में पहुँच गए, लेकिन ये मंदिर हम लोग को कुछ खास नहीं लगा, इसलिए टोटो में बैठ के हम लोग वापस आ गए थे राजबाड़ी के सामने एक होटल में जाके पहले लंच किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, दोपहर का टाइम हो गया था। और ये वाला है वो होटल चक्रवर्ती
मूर्ति होटल, और यहाँ पे लॉजिंग भी था। और इस होटल कम लॉज के ठीक उल्टे तरफ में 1-2 मिनट चलने से ही वहाँ पे एक बस पार्क भी है। वहाँ से ही करीब 80 या 90 रुपया होगा, ठीक याद नहीं है। वहाँ से एक टिकट लेके हम लोग जाने वाले थे बस में बैठ के जयगांव के वहाँ पे। और वहाँ पे ऑनलाइन में बस टिकट काटने का जरूरत नहीं है, एक के बाद एक वहाँ पे जयगांव उस तरफ में जाने के लिए बहुत सारे बस है, बस ठीक ठाक ही था। अगर ट्रेन टिकट काट पाते तो अच्छा रहता और हम लोग जल्दी भी पहुँच जाते। खैर ऐसे ही शाम को जाके हम लोग जयगांव के वहाँ पे पहुँच जाते, और जाते ही जो दूसरा होटल था, पहला वाला होटल में नहीं, ये दूसरा होटल था, हम लोग खाना खाते क्योंकि ऑलरेडी तब शाम से ज़्यादा ही हो गया था और फिर से भूख लग गया था। पहला होटल में क्यों नहीं रुके थे वो तो बाद में बताऊंगा। और ये है दूसरा दिन सुबह का। वहाँ पे देखिए हम लोग का होटल का लोकेशन पहले दिखा दे, तो वो देखिए वो वाला है भूटान गेट, और वहाँ से जस्ट सामने की तरफ में आके यहाँ पे ये तृप्ति होटल था। इसी होटल में हम लोग रुके थे। और इसके पहले साल जब मैं गया था, मैं उसी के पास में अन्नपूर्णा होटल एंड लॉज है, वहाँ पे मैं रुका हुआ था। और इसके पीछे की तरफ में ये जो किनारे की तरफ में देख पा रहे, इस लॉज में हम लोग रुकने वाले थे, नहीं रुके थे। और ये देखिए ये वाला एरो मार्क किया हुआ, इसी लॉज में हम लोग रुकने वाले थे। थोड़ा इशू था वो बाद में बता रहा हूँ। और ये वाला है तृप्ति होटल का हम लोगों का रूम। ये ठीक ठाक ही था, हम लोग को मिल गया था कैसे भी, रात को हम लोग लिए थे। डबल बेड था, ठीक ठाक था, छोटा सा रूम था, दोनों के लिए ये इनफ था। और इसके पीछे की तरफ से कुछ व्यू ऐसा दिखता है, यहाँ पे ओपन एरिया था इसलिए अच्छा था। पीछे अगर थोड़ा बिल्डिंग वगैरह रहता तो कॉन्जस्टेड तरीके का लगता था, अब अच्छा नहीं लगता, ये ठीक ठाक ही था। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकल के पहुँच गए थे इस वॉल के सामने। इस वॉल के ठीक पीछे की तरफ में ही वहाँ पे भूटान स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए ये वाला इमिग्रेशन ऑफिस। इस इमिग्रेशन ऑफिस को देख के तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि ये इमिग्रेशन ऑफिस है। इतना खूबसूरत था ये इमिग्रेशन ऑफिस, देख के लगता है कि यही कोई टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के दीवारों के ऊपर में वुडन वर्क किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ का भूटान का जो कल्चर है, हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, सबको यहाँ पे फोटो फ्रेम के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने वहाँ पे एटीएम भी है, कोई चाहे तो कैश निकाल सकते हैं। हालांकि इंडियन सिटीजन को वहाँ पे कैश निकालने का जरूरत नहीं है, इंडियन नोट वहाँ पे चलता बहुत अच्छे से। फिर उस इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर निकल के वहाँ से एक 4 व्हीलर रिजर्व करके इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग जा रहे थे उस दिन के हमारे पहले टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जाने के लिए। जाते हुए नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ सुथरा चकाचक ये रोड देखने में, और यहाँ पे रोड जर्नी करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि ये मेरा दूसरा टाइम था और ये मेरे दोस्त का ये पहला टाइम था। बहुत मज़ा आ रहा था, धूप था, गर्मी लग रहा था, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा था यहाँ पे जाने में। और ऐसे ही जाते जाते इस ट्रिप को एंजॉय करते करते कुछ देर बाद हम लोग जैसे ही सिटी के आउटस्कर्ट्स के एरिया में पहुंचे, हम लोग को दिख जाता है ये आमोचू सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ब्रिज है ये दोनों शहर को कनेक्ट कर सकता है। इस तरफ जहाँ से हम लोग जा रहे हैं इस तरफ में फुनसोलिंग सिटी है, और ठीक इसके उल्टे तरफ वहाँ पे सामसे सिटी है। लेकिन अगर आप लोगों ने SDF अगर नहीं लिया है तो आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे जाने से ही वहाँ पे पुलिस वगैरह सबको धर लेगा। और हम लोग भी वहाँ पे नहीं गए थे, गाड़ी वहाँ पे पार्क करके इस ब्रिज को एक्सप्लोर करने के लिए ही वहाँ पे हम लोग चले गए थे। और यहीं से सामने की तरफ देखिए ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू सामसे सिटी। हम लोग वहाँ पे जाके गाड़ी से उतरते हैं, फिर उसके पास में जो ब्रिज था उसको जाके एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। और ये ब्रिज तो ठीक ठाक ही था, ये सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ हिल नहीं रहा था। बच्चे बूढ़े औरत कोई भी जाके उस ब्रिज को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये ब्रिज रील बनाने के लिए भी एकदम मस्त जगह था। और इसके नीचे से तीस्ता रिवर जो बह रहा है उसका तो व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से निकल के ये नीले नीले पहाड़ों के मज़ा लेते हुए हम लोग कुछ देर बाद जाके पहुँच जाते हैं पेल्डेन मोनेस्ट्री में। हालांकि ये मोनेस्ट्री के नाम से फेमस है, लेकिन ये एक्चुअली एक कॉलेजिएट मोनेस्ट्री है, मतलब ये मेनली कॉलेज ही है। और ये फुनसोलिंग के एक दूर दराज के इलाके में मौजूद है। पास में ये स्टूडेंट के रहने के लिए बिल्डिंग वगैरह भी है। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे उस दिन के हमारे दूसरे स्पॉट की तरफ जाने के लिए। जाते हुए एक बात बता दूं कि भूटान का 70% लैंड एरिया फॉरेस्ट से कवर है, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। और भूटान वर्ल्ड का वन ऑफ द कार्बन नेगेटिव कंट्रीज में से भी एक है। खैर ऐसे ही जाते जाते कुछ देर बाद हम लोग जाके पहुंच जाते हैं कारबंदी मोनेस्ट्री या कारबंदी गोम्पा या गोम्पा मोनेस्ट्री में,
जो फुनसुलिंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इसको विश मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता है कि अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा और वो यहाँ पे आके विश करते हैं तो उन लोगों का ये विश फुलफिल भी होता है और उन्हें संतान सुख भी लाभ होता है, इसीलिए इसको विश मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। और इसी के पास में थोड़ा पीछे की तरफ में वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था तो बहुत खूबसूरत था, नीले नीले पहाड़, उसके पास में तीस्ता रिवर और यहाँ से फुनसुलिंग और जयगांव दोनों शहर का पूरा एक व्यू यहाँ से दिख रहा था। लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, जस्ट एक स्कटिंग के बगल से ये वाला दिख रहा था, गिरने का भी डर है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, अगर आप लोग कोई भी मोनेस्ट्री में अगर जा रहे हैं तो गलती से भी ये चोटेन वगैरह के ऊपर चढ़ के जूता वूता पहन के फोटो वीडियो लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। करीब 6 साल पहले एक इंडियन ने ये वाला गलती ऑलरेडी करके रखा है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, अगर आप लोग किसी मोनेस्ट्री में जा रहे हैं तो अगर पेयर बेल वगैरह को भी अगर घुमा रहे हैं तो दाएं हाथ से घुमाने की कोशिश कीजिए। बुद्धिस्ट कल्चर में इसी को सही तरीके से घुमाना माना जाता है और यही रूल्स है। बोलना भूल गया, और उस इंडियन ने 6-7 साल पहले जो गलती किया था उसके वजह से आज 140 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ता है। भूटान गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के ऊपर एक SDF फी लगा दिया, जिसके लिए हर इंडियन टूरिस्ट को 1200 रुपया पर डे पर हेड एक SDF फी देना पड़ता है। उसके साथ साथ टूर गाइड मस्ट कर दिया गया है, गाड़ी वहाँ से लेना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे हम लोग के ऊपर लागू कर दिया गया। खैर, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करके हम लोग वहाँ से निकल के मोनेस्ट्री के पीछे की तरफ में एक खुले ग्राउंड के ऊपर से ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा का मज़ा लेके फिर इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करके वहाँ से अपने बुक किए हुए गाड़ी में बैठ के इन पहाड़ी नज़ारों का मज़ा लेते हुए बैक करके फिर से आ जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस के एरिया में। और ये वाला इमिग्रेशन ऑफिस के पूरे सराउंडिंग के एरिया कुछ ऐसा दिख रहा था। सामने पेडिस्ट्रियन टर्मिनल है और ये ऑरेंज कलर के ड्रेस जो पहने हैं इन्हें दासुंग कहा जाता है, जितना मैं जानता हूँ, जो वॉलंटियरिंग का काम करते हैं। और फिर वहाँ से हम लोग सामने की तरफ बढ़ते बढ़ते जाते हैं और थोड़ा इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। मेरा तो ये दूसरा टाइम था, दोस्त कहता है चल थोड़ा टाइम है जाके इस सिटी को ही थोड़ा एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा अलग किस्म का दिख रहा है, कलर वगैरह भी बहुत अलग तरीके का दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैं भी कहता हूँ चल जाके हम लोग वहाँ पे ये देख के आते हैं। पिछले साल तो मैं वहाँ पे रात के तरफ आया था, तब तो और भी खूबसूरत लग रहा था। रात को यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह में जब लाइट वगैरह जलते तो यहाँ से जो बिल्डिंग का नज़ारा है वो कुछ अलग ही तरीके का और खूबसूरत तरीके का दिखता है। और उससे थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे देखिए, ये वाला है भूटान का बस स्टैंड का एरिया फुनसुलिंग का। ये यहाँ से बस स्टैंड है थिम्पू वगैरह की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे ये ब्रिज है और ब्रिज के बगल में दाएं तरफ में यहाँ पे फुनसुलिंग का पोस्ट ऑफिस भी है। फिर वहाँ से बैक करके आके ये तासी सेल का बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये वाला भूटान का सबसे फेमस सिम कंपनी का बिल्डिंग है। और उसी के पास में यहाँ पे जांगथो पेलरी लखांग ये मोनेस्ट्री मौजूद है और उसी के पास में भूटान का ड्यूटी फ्री शॉप भी है। और उस ड्यूटी फ्री शॉप के बारे में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं, तब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। खैर, इसके बाद हम लोग को लंच भी करना था और हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले ही हम लोग भूटानीज खाना ट्राई करेंगे। इसके लिए इस ड्यूटी फ्री शॉप से थोड़ा आगे बढ़ के वहाँ पे कंपाई किचन नाम का एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं पे जाने वाले थे। ये एक्चुअली मेरे एक फेसबुक फ्रेंड का ही है। पिछले साल मैं जब यहाँ पे गया था तो जाना भूल गया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था आप लोग एक बार जाके यहाँ पे खाना ट्राई कर ही सकते। तो हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा जब बढ़ते ही देखिए यहाँ पे ये ड्रैगन का मूर्ति बना हुआ है उस रेस्टोरेंट के वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं और लोकेशन देख लीजिए, एकदम उल्टे तरफ में ये मोनेस्ट्री है और इस तरफ फर्स्ट फ्लोर में ये वाला रेस्टोरेंट है। और कुछ एम्बियंस वहाँ का ऐसा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत था एम्बियंस। लेकिन मेरा फ़ोन का वीडियो तो हैंग कर रहा था, बहुत गर्मी था ना इसलिए, और लैग भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पे जो खाना हम लोगों को दिया गया था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने ट्राई किया था वहाँ पे चिकन बाथुप। हालांकि पिछले साल भी मैंने बाथुप ट्राई किया था, लेकिन वो बाथुप नहीं था, थुक्पा मुझे खिला दिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई किया था एमादात्सी, जो भूटान का नेशनल डिश है। और उसके साथ साथ ट्राई किए थे बटर रोटी, बहुत स्वादिष्ट था वो। हर जो खाना हम लोग को दिया गया था वो वाला खाने में। और साथ साथ ये देखिए, ये वाला है थुक्पा, जो मुझे बाथुप बोल के खिला दिया था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला टेस्टी नहीं था। उसके साथ मैंने ट्राई किया था रेड ड्राई स्वीट एमादात्सी, लेकिन ये एमादात्सी उतना अच्छा नहीं था। साथ में सूजा, भूटान का नेशनल चाय, ये सब ट्राई किया था। इसके बाद हम लोग बैक करके आ जाते हैं हमारे होटल में, क्योंकि सुबह हम लोग जब निकले थे तब तो ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे और इतना धूप था जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे। आप लोग जब घूमने निकलिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह थोड़ा जल्दी निकलने के लिए,
और उसके बाद जब आप लोग फुनसोलिंग सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे तब बैक करके आके उस भूटान गेट के सामने से एक टोटो पकड़ के आप लोग सीधे जाके पहुंच सकते हैं जयगांव व्यू पॉइंट के वहां पे। और उस व्यू पॉइंट के सामने पहुंचते ही वहां पे बुद्धा जी का इतना बड़ा सा और एक खूबसूरत सा मूर्ति वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग टोटो रिजर्व करके आते हैं तो 200 या 300 रुपया भाड़ा लेगा और सीधा यहीं पे उतार देगा। और अगर आप लोग रिजर्व नहीं करते तो इसके सामने ही एक गली जैसा है, वहीं पे उतार देगा और वहीं से एक छोटा सा 30-40 मिनट का हाइक करके आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा इस जयगांव व्यू पॉइंट के यहाँ पे। और यहाँ पे सामने ऐसा एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है, इसी से ऊपर की तरफ चढ़ के जाके ही वहाँ पे देखने को मिल जाता है जयगांव का व्यू पॉइंट। और वहाँ पे लिखा हुआ आई लव जयगांव और पूरा सराउंडिंग कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि ये मेरे पिछले साल का वीडियो है, इस साल जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के रील वगैरह में देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह यहाँ पे हो गए हैं। और ये आई लव जयगांव के पास से पूरे ये सिटी का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा था। हालांकि जिस दिन मैं गया था उस दिन थोड़ा क्लाउडी था, अच्छे से दिख नहीं रहा था। और पीछे की तरफ में यहाँ पे मुड़ने से ही इस बाउंड्री वॉल के पार ही है भूटान, लेकिन जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, अलाउड नहीं है वहाँ से जाना भूटान में। खैर फिर से शाम को हम लोग वापस से चले जाते हैं फुनसोलिंग में, ये जांगथो पेल्डी लखांग मोनेस्ट्री के यहाँ पे। और शाम को तो लाइट वगैरह जलने के वजह से ये मोनेस्ट्री तो कुछ अलग किस्म का ही खूबसूरत लग रहा था। और उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर हमारे दोस्त वगैरह से फ़ोन पे बात किए, थोड़ा हंसी मजाक किए, फिर बैक करके आके होटल में खाना वगैरह खाए और सो गए। और अगले दिन सुबह उस भूटान गेट के सामने से वहाँ से टोटो पकड़ के हम लोग जा रहे थे जयगांव बस स्टैंड के वहाँ पे। 15 रुपये या 10 रुपया भाड़ा लेता है और डिपेंड करता है, टोटो में 10 रुपया लेता है और ऑटो वगैरह में 15 रुपया लेता है। अगर हम लोग ट्रेन में जा पाते तो अच्छा रहता। हम लोगों ने प्लान तो किया था ट्रेन में जाने का, लेकिन हम लोग को सुबह जागने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग को बस में ही जाना पड़ रहा था। और ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर बाद जाके हम लोग पहुँच जाते एकदम ये जयगांव के बस स्टैंड के वहाँ। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जयगांव बस स्टैंड का ही है। और ये बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है पूरा नज़ारा। और यहाँ से शिलीगुड़ी, एनजेपी और भी कई सारे नॉर्थ बंगाल के जगह में जाने के लिए बसेस वगैरह मिल जाते हैं, शेयर गाड़ी वगैरह भी वहाँ से मिल जाते हैं। और ऑफलाइन में ही वहाँ से करीब 130 रुपया पर हेड का टिकट काट के हम लोग निकल पड़े थे इस टूटे फूटे से बस में बैठ के, करीब 2-2.5 घंटे के जर्नी करके डुवर्स के चालसा एरिया में जाने के लिए। यही बस जल्दी जा रहा था इसीलिए हम लोग इस बस में चढ़ गए थे, वरना हम लोग दूसरे किसी बस में भी ट्राई कर सकते थे। और पहले भी जैसे मैंने कहा था हम लोग ट्रेन में भी जा सकते थे, लेकिन वो इंटरसिटी एक्सप्रेस जो था वो बहुत सुबह के टाइम पे था, इसलिए हम लोग मिस कर दिए। और मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ट्रेन पकड़ के जाने से ही थोड़ा अच्छा रहता है और टाइम भी थोड़ा बच जाता है। खैर क्या कर सकते हैं, हम लोग को बस में ही जाना पड़ा था। और हम लोगों ने चालसा की जगह प्लान चेंज करके माल बाजार का प्लान बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने किसी से सुना था कि माल बाजार बस स्टैंड के आसपास वहाँ पे बाइक रेंटल भी मिलते हैं। और जाके पहुँच जाते हैं माल बाजार बस स्टैंड के वहाँ पे। और पहुँचते ही देखिए यहाँ पे इतना बारिश हो रहा था कि क्या बताएं। अगर वहाँ पे बैठने का जगह नहीं रहता और ऊपर में शेड नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हम लोग को फेस करना पड़ता। एक तो लगेज था, उसके ऊपर से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, अगर वो शेड नहीं रहता तो हम लोग बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाते। खैर वहीं पे पीछे की तरफ में देखिए आई लव माल बाजार का उधर में एक ऐसा साइन भी बना हुआ था। और वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा खड़े रहने के बाद लास्ट में हम लोग डिसाइड करते कि वहाँ से एक टोटो रिजर्व करके हम लोग निकल पड़ते हैं उस दिन के हमारे बुक किए हुए रिजॉर्ट की तरफ में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का टाइम हो गया था, उसके ऊपर से बारिश भी हो रहा था, इसलिए बाइक हम लोग बुक नहीं किए, क्योंकि वरना बेकार में पैसा भी खर्चा हो जाता है और हम लोग कहीं घूम भी नहीं पाते। और जाते हुए देखिए इतना बारिश हो रहा था कि पूरा नदी पूरा ऐसे पानी से फूल गया था। खैर ऐसे चलते चलते थोड़ी देर बाद जाके हम लोग उस रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और पहले ही थोड़ा फ्रेश होकर पहुंच जाते हैं वहाँ के किचन में। और किचन बहुत बड़ा था और खूबसूरत सा भी था। वहाँ पे पहुँच के हम लोग खाना खाने लग जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, ऑलरेडी दोपहर से ज़्यादा हो गया था। फिर थोड़ा रेस्ट लेकर शाम को हम लोग निकल पड़े थे उस चालसा के मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग को वहाँ से कैश भी निकालना था एटीएम से, तो हम लोग एटीएम वगैरह ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ भटकते भटकते एट लास्ट जाके यहाँ पे पहुँच जाते। और मेरा दोस्त जहाँ से जा रहा था उसी के राइट साइड में वहाँ पे एटीएम था एसबीआई का। और ये है चालसा का मेन मार्केट एरिया और दाएं तरफ में चालसा बस स्टैंड भी था। और इस बस स्टैंड के एरिया के आसपास में बहुत सारे छोटे बड़े दुकान भी है। हम लोग वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं शाम को खाने के लिए, क्योंकि कुछ करना तो था नहीं, खाली वो स्नैक्स वगैरह खाना था और रेस्ट ही करना था।
इसके अगले दिन सुबह ये वाला बाइक हम लोग को रिजॉर्ट के रिसेप्शन के सामने से मिल जाता है, क्योंकि इसके पिछले दिन ही रात को हम लोग रिजॉर्ट के एक आदमी से बात करके इस बाइक का इंतजाम तो कर ही लेते हैं, लेकिन मिलने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम था, इसलिए मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। हम लोगों से 700 रुपया भाड़ा लिया था इस बाइक के लिए। और आप लोग जब भी किसी ये बाइक या स्कूटी को रेंट पे लेंगे तो उसका अच्छे से चारों तरफ से वीडियो फोटो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई स्क्रैच वगैरह का कोई डिस्टर्ब रहा तो बाद में मुश्किल हो सकते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे उस दिन के हमारे पहले स्पॉट के तरफ में जाने के लिए, जो था मूर्ति रिवर व्यू पॉइंट, और जो हमारे ये रिजॉर्ट के एरिया से बस कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था। हम लोग जाके पहुंच जाते वहाँ पे, और ये जो व्यू पॉइंट का नज़ारा था वो तो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। ये जो नदी बह रहा था उसका फ्लो था वो भी बहुत सुंदर था, और दूर में वहाँ पे एक ब्रिज भी था, वहाँ पे हम लोग बाद में जाने वाले थे। और इस नदी के उस तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का लेयर कम रहे और फ्लो भी कम रहे तब। फिर वहाँ से बाहर के तरफ में आके आई लव मूर्ति के साइन बोर्ड के सामने हम लोग तो फोटो खींच नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था इसीलिए। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच जाते हैं बाइक लेके, वहाँ से थोड़ी दूर में एक पार्क जैसा एरिया बना हुआ है उस जगह पे, और वहाँ से आगे बढ़ के ही इस खुले एरिया में देखिए ऐसा पूरा इस नदी का व्यू मिल रहा था, और नदी तट का भी। हम लोग वहाँ पे कई सारे फोटो वगैरह खींचते, फिर वापस आके वहाँ पे एक स्कूटी को एक्सचेंज कर लेते उस बाइक के साथ। क्यों किया था उसके बारे में पूरा डिटेल और डूअर्स के बेस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ है घूमने के लिए उसमें बताया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग उस स्कूटी का बहुत सारा फोटो वीडियो वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो ही सकता है बाद में। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं हमारे उस दिन के दूसरे स्पॉट की तरफ जाने के लिए, और जाते हुए यहाँ पे पास में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल भी डाल दिए थे, और जाते जाते थोड़ी देर बाद पहुँच गए थे ऐसे एक जगह में। वहाँ पे हम लोग रास्ते के इस वैकेंट एरिया में बैठ के खड़े होके बहुत सारे फोटो वगैरह लिए थे, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था ये वाला एरिया। फिर वहाँ से निकल के जैसे ही हम लोग चापड़ामारी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गया था। ये तो भला उस स्टेशन मास्टर का जिसने हम लोगों को वहाँ पे स्टे करने के लिए परमिशन दिया था, और कई सारे लोगों को भी दिया था। हम लोग वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट करते रहे बारिश रुकने के लिए। फिर जब बारिश रुका हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा जाके पहुँच गए थे चापड़ामारी के वहाँ पे, लेकिन उस दिन वहाँ पे ये जगह बंद था, तो हम लोग वहाँ से भी निकल गए, और इन खूबसूरत गांव के नज़ारे के साथ साथ इन नीले पहाड़ों को देखते हुए आगे बढ़ते बढ़ते जा ही रहे थे रॉकी आइलैंड व्यू पॉइंट के सामने। लेकिन जाते जाते हम लोग एक जगह पे रुकते हैं, और वहाँ पे मुझे दिख जाता है ये जंगली मोड़। हम लोग तो वहाँ पे रुके थे, कोशिश कर रहे थे कि और भी दूसरा कोई जीव जंतु दिखे तो और भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो तो दिखा नहीं हम लोग को। फिर वहाँ पे हम लोग जाके इस बैठने के जगह पे कई सारे वहाँ पे फोटो वगैरह लिए, बहुत खूबसूरत थी ये जगह। फिर वहाँ से निकल के थोड़ी देर बाद जाके पहुँच जाते इस रॉकी आइलैंड व्यू पॉइंट के सामने, और इस व्यू पॉइंट के आसपास में कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे होम स्टे होटल वगैरह भी बने हुए हैं, और कई सारे रेस्टोरेंट भी है, और उनके पास में वहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए पार्किंग भी मौजूद है। हम लोग को यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो बहुत ज़्यादा देरी हो गया था, करीब शाम के करीब हो गया था, और ज़्यादा जल्दी पहुँच पाते तो अच्छा रहता, और ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ पे स्पेंड कर पाते। उस ब्रिज से नीचे उतरते ही कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है, देखिए ये जो नदी बह रहा था उसका जो फ्लो था वो तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और जो नदी का पानी का साउंड था वो भी बहुत बहुत मज़ा दे रहा था हम लोग को। और ये नदी इतने सारे पत्थरों के बीच में से होके निकला है, इसलिए इस जगह का नाम रॉकी आइलैंड पड़ा है। ये पीछे की तरफ में देखिए जो सीढ़ी है वहीं से हम लोग नीचे उतरे थे, वो वाला है ब्रिज, गाड़ी ऊपर से जा रहा है, और उसी के पास में से कई सारे होम स्टे और छोटे छोटे होटल वगैरह भी है। हम लोग थोड़ी देर उस जगह को एक्सप्लोर करते फिर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ बैक करने के लिए। और जाते हुए रास्ता देखिए कितना ज़्यादा खराब था, ये तो रास्ता फिर भी खराब में से अच्छा था। हम लोग जिस रास्ते से उस आइलैंड पे पहुंचे थे वो तो बहुत ज़्यादा खराब था, और जैसे ही हम लोग ये ठीक ठाक रास्ते पे पहुंचे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। वरना वो जो रास्ते से हम लोग व्यू पॉइंट के उधर में गए थे वहाँ तक जाते जाते तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। मुझे 10 से 12 बार स्कूटी से उतरना पड़ रहा था, धक्का लगाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। ये जो जगह देख रहे हैं यहीं तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो गया था, करीब शाम के 4 या 4:30 बजे होगा, और जंगल के वहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट। और यहाँ से भी हम लोग का जो रिजॉर्ट था
करीब 8-10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो होगा ही, कम ज़्यादा हो सकता है, सही से मुझे याद नहीं है। इस आउटस्कर्ट्स के एरिया को क्रॉस करके जैसे हम लोग लोकेलिटी के एरिया के आसपास पहुंचे तो यहाँ पे देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत था। ये वाला जगह को देख के तो मुझे पूरा साउथ इंडिया का वाइब आ रहा था। ऐसे हरे से खुले खुले मैदान, उसके पास से ये ट्रेन जा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। एकदम लग ही नहीं रहा था कि नॉर्थ बंगाल है, पूरा साउथ इंडिया का वाइब आ रहा था वहाँ पे ये जगह देखने में। और वहाँ से थोड़ी देर आगे बढ़ते बढ़ते शाम के करीब हम लोग जाके पहुँच जाते एकदम चालसा बाजार में। और वहाँ पे जाके हम लोग पहले खाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग फंस गए थे। दोपहर में लंच वगैरह भी कर नहीं पाए थे, खाली केक बिस्किट के ऊपर ही हम लोग को गुजारा करना पड़ा था। इसलिए हम लोग वहाँ पे जैसे ही उतरे तो खाना ढूंढने गए, लेकिन तब देखते हैं कि वहाँ पे विसर्जन जा रहा है, क्योंकि वो वाला दुर्गा पूजा के विसर्जन का दिन था। तो हम लोग वहाँ पे खाना खाने के बाद भी थोड़ा देर और वेट करते हैं यहाँ के विसर्जन देखने के लिए, क्योंकि कोलकाता का दुर्गा पूजा विसर्जन वगैरह तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, वो तो नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नॉर्थ बंगाल या दूसरे किसी जगह का दुर्गा पूजा या कोई भी ओकेशन देखना हो तो लग बाई चांस का बात है। और वहाँ से गाड़ी वगैरह भी गुजर रहा था, हम लोग को स्कूटी लेके निकलने में भी प्रॉब्लम हो सकता था। जैसे ही वो वाला जगह खाली हो गया तो हम लोग निकलते ही देखिए उस दुर्गा पूजा के एरिया से पूरा रास्ते में ऐसे यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग को तो डर लग रहा था कहीं अंधेरे के वजह से हम लोग का एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कोई दूसरा जीव जंतु कहीं से आके हम लोग के ऊपर टपक ना जाए। इसी डर को मन में लेके आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद हम लोग जाके पहुंच जाते। ये वाला देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है वो वाला है हमारे रिजॉर्ट का एंट्री गेट। वहीं से करीब 1-2 मिनट बाइक से जाते ही वहाँ पे हम लोग का रिजॉर्ट का रिसेप्शन भी आ जाता है। लेकिन इस रास्ते के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था, एक एड्रेनलिन रश फील हो रहा था। और उसी डर को और एक्साइटमेंट को मन में लेके आगे बढ़ते बढ़ते कुछ देर बाद हम लोग जाके पहुंच जाते हैं एकदम हमारे रिजॉर्ट के रिसेप्शन के वहाँ पे। और वहाँ पे जाके हम लोग जो स्कूटी उस दिन रेंट पे लिए थे वो उन लोगों को जाके हैंड ओवर कर देते। और अगले दिन सुबह जागते ही मैं इस पूरे रिजॉर्ट का एक पूरा वीडियो यहाँ पे निकालता हूँ। ये रिजॉर्ट में जिस कॉटेज में हम लोग रहे थे, इसके अलावा डीलक्स कॉटेज, सुपर डीलक्स कॉटेज वगैरह वगैरह जो था, हर जगह का वीडियो पूरा अच्छे से मैं निकालता हूँ। और ये देखिए ये वाला है हमारे रिजॉर्ट का रिसेप्शन, और इस रिसेप्शन के पास में ही वहाँ पे ये जो प्रीमियम कॉटेज वगैरह थे, ये देखिए उस जगह का ये एंट्री गेट है। और उसके पास से ये जो लाइन से यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले है प्रीमियम कॉटेजेस वगैरह। और इसी के पास में उन लोग का एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी था। और इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को मेरे वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख ही सकते हैं। खैर उस रिजॉर्ट से बाहर में आके ये देखिए ये वाला है मेन रोड, उसके पास में रिजॉर्ट का ये बोर्ड लगा हुआ है। और इसी सीधे रास्ते के ऊपर कुछ ही किलोमीटर जाने से वहाँ पे मूर्ति रिवर व्यू पॉइंट भी है। ये रास्ते के उल्टे तरफ में एलिफेंट कॉरिडोर भी है। और बैक करके इस तरफ में आके जो सीधा रास्ता है वहीं से 10 रुपया टोटो में भाड़ा लेता है, पहुंचा देगा चालसा बाजार के वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। खैर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन के वहाँ पे जाने के लिए। जाते हुए हम लोगों ने एक टोटो भी रिजर्व कर लिया था, जिसके लिए हम लोग को 200 रुपया किराया भी देना पड़ा था। अगर हम लोग चालसा बाजार के वहाँ पे जाके पहुँचते फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते तो 20-40 रुपये में हो जाता, जितना तो मुझे पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी लेट हो गए थे और स्टेशन भी जल्दी पहुँचना था, इसलिए हम लोग को रिजर्व तो करना ही पड़ा था। और ऐसे ही कुछ देर बाद जाके हम लोग पहुँच जाते न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन के वहाँ पे। और वहाँ से जैसे ही हम लोग सिलीगुड़ी में आने के लिए ट्रेन में चढ़ते तो हल्का हल्का बारिश शुरू हो जाता है। और जितनी देर हम लोग ट्रेन में थे तो हल्का बारिश कभी हो रहा था कभी बंद हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। और ऐसे ही चलते चलते करीब 1.5-2 घंटा होगा, उसके बाद जब हम लोग सिलीगुड़ी के वहाँ पे उतरे तो बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गया था कि हम लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों को नेपाल के कन्यम में जाना था, लेकिन हम लोगों ने वेदर अपडेट भी देख लिया था कि नेपाल के कन्यम में और सिलीगुड़ी में दोनों जगह पे ही उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला था। लेकिन जब हम लोग गए थे तब बारिश तो नहीं हो रहा था, हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। और उसके साथ साथ हम लोग को बाइक रेंटल भी लेना था, इसलिए सिलीगुड़ी स्टेशन से हम लोग चले गए थे NTS मोड़, मतलब नवतरुण संगम मोड़ करके एक जगह है, वहीं पे बाइक रेंटल लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही इतना ज़्यादा बारिश शुरू हो गया कि हम लोगों ने अपना पूरा प्लान ही चेंज कर दिया और उसी
बाइक रेंटल शॉप के सामने से ही अभी आप लोग जो ये लॉज देख पा रहे हैं, स्टे करने का प्लान बना लेते हैं। और ये जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये तो शाम के वक्त का है, जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तभी मैंने ये वाला वीडियो कर लिया था, वरना पूरा दिन तो हम लोग वहाँ पे लॉज पे पड़े ही रहते क्योंकि बारिश हो रहा था। और इस लॉज के एरिया का नाम गुरुंग कॉलोनी या गुरुंग बस्ती ऐसा ही कुछ था। और इस लॉज में हम लोगों ने एक डबल बेडरूम बुक किया था। ये रूम ठीक ठाक ही था, उतना कुछ बड़ा भी नहीं था, उतना कुछ छोटा भी नहीं था, दोनों के स्टे करने के लिए ये काफ़ी था। और जो सामान चाहिए हुआ रहता है रहने के लिए वो सब भी वहाँ पे मौजूद था। डिटेल आप लोग वीडियो में जाके देख ही सकते हैं। और ऐसे ही स्टे करने के बाद शाम के वक्त हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं एक ओवरनाइट बस पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन का टिकट तो हम लोग को मिला ही नहीं। हम लोगों ने तत्काल में भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, इसीलिए शाम को निकल के थोड़ा जल्दी हम लोग जा रहे थे बस पकड़ने के लिए, क्योंकि उस दिन भी विसर्जन हो रहा था और रास्ते में भी जाम था। और ऐसे ही जाते जाते शाम के वक्त हम लोग जाके पहुंच जाते हैं इस ग्राउंड के यहाँ पे दिशा ऐसा कुछ हॉस्पिटल के वहाँ पे ये बस पार्क किया हुआ था। और रायपुर क्रूजर का हम लोगों ने बस लिया था जो डीलक्स था और उसके अंदर टॉयलेट भी था, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला बस बुक किया था। उसी बस में बैठ के करीब 12-13 घंटा ओवरनाइट जर्नी करके अगले दिन हम लोग पहुंच गए थे कोलकाता में। और ऐसे ही ये 5 दिन का पूरा ट्रिप हम लोग का जाके कंप्लीट होता है। और मैं एक स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि हम लोग को वहाँ पे कितना खर्चा हुआ था और आप लोग भी अगर जाए तो आप लोगों को कितना खर्चा हो सकता है। और उसके पूरे वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो उसको भी एक के बाद एक जाके देख सकते हैं, तब तो और भी अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। और मैं स्क्रीन के ऊपर कई सारे जगहों के नाम दे रहा हूँ, उनमें से आप लोग कौन से जगह का सीरीज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ तो मेरे विश लिस्ट में है वो तो जाना ही है, उसके अलावा कौन से जगह आप लोग देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सब जगह को भी लेके एक प्लान करने के लिए। और अगले हफ्ते न्यू दीघा के वहाँ पे पर हेड 450 रुपये से पर डे फूडिंग लॉजिंग लेके एक होटल के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी आएगा, उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और उसके अगले हफ्ते ओल्ड दीघा न्यू दीघा ये सब एक्सप्लोर करना भी आस्ते आस्ते आते रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते।